हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट फिनेंस एंड दिस इज़ अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। इसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर। सो जनरली मार्केट के अंदर 3 प्लेयर्स होते हैं। वन इज स्पेक्यूलेटर, अदर इज ट्रेडर एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टर। सो डिपेंड करता है कि आप मार्केट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इधर यू कैन बी अ स्पेक्यूलेटर और ट्रेडर और इन्वेस्टर। ऑल थ्री आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन और हर एक पार्टिसिपेशन एक दूसरे से अलग होती है। एक इंडिविजुअल को समझना पड़ता है कि आपको किस तरीके की मार्केट पार्टिसिपेशन यू वांट टू डू। सो हैविंग दैट क्लैरिटी देयर इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होंगे। टू हेल्प यू गेट दैट क्लैरिटी हम कंसिडर करेंगे मार्केट सिनेरियो और आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट इस सिचुएशन के अंदर कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। व्हाट डज अ स्पेक्यूलेटर थॉट प्रोसेसेस, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, ट्रेडर का क्या थॉट प्रोसेस होता है और इन्वेस्टर का क्या होता है। सो सपोजली एक सिनेरियो है जिसके अंदर आरबीआई जो है नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस करेंगे। ओइंग टू दिस हर एक जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उसका थॉट प्रोसेस अलग है, जिसमें दैट डिफरेंट पार्टिसिपेंट, वन नेम इज़ सुनील, एक का नाम तरुण है एंड द लास्ट वन विच इज़ द लास्ट इंडिविजुअल उसका नाम गिरीश है। ठीक है, ईच ऑफ देम का अलग अलग व्यू है एंड दे थिंक डिफरेंटली। सिनेरियो 1 के अंदर बात करते हैं विद द थॉट प्रोसेस जो कि सुनील का है। सुनील जो है ही फील्स की इंटरेस्ट रेट जो है वो अनसस्टेनेबली काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंस हैम्पर करता है ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया को, तो ही बिलीव कि आरबीआई जो है उसका जो रेट हाइक होगा, सिंस वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई के लिए काफ़ी टफ होगा इस रेट हाइक को दोबारा करना। सो ही लुक्स एट वेरियस पॉपुलर एनालिस्ट ऑन टीवी और उनके ओपिनियंस जानता है एंड ही इज़ हैप्पी टू नोट दैट उसका जो थॉट है और जो एनालिस्ट का थॉट है वो सिमिलर है। इसलिए वो कंक्लूड करता है कि आरबीआई जो है वो लाइकली टू कट, मतलब वो अपनी जो स्टैंस है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को कट करेगी और उसे फ्लैट करेगी। एज एन आउटकम ही एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। दैट मीन्स मार्केट जो है उसकी ओपिनियन में डिपेंडिंग ऑन दिस सिनेरियो वो ऊपर जाएगी। टू पुट हिज थॉट इनटू एक्शन वो कॉल ऑप्शन जो है एसबीआई का बाय करके रख लेता है कि कल को ही विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सिंस मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, सिंस इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो बैंक का किसी का भी ऑप्शन ही परचेज विच इज़ एसबीआई का ऑप्शन ही परचेज एंड ही केप्ट इट। और उसके अंदर उन्होंने मतलब ही ट्रेडेड ऑन दिस ऑप्शन कि वो उन्होंने बाय करके रख लिया और उनको पता है कि रेट कट होगा तो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज हिज ओपिनियन विच इज़ द ओपिनियन ऑफ सुनील। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तरुण ओपिनियन। उसका ओपिनियन स्लाइटली डिफरेंट है इस सिचुएशन के अंदर। हिज थॉट प्रोसेस इज़ लाइक उनको ऐसा लगता है कि ही फील्स कि आरबीआई के लिए अगर वो रेट कट करेंगे इज़ अ विशफुल थिंकिंग। इनफैक्ट ही थिंक्स नोबडी कैन क्लियरली प्रिडिक्ट कि आरबीआई जो है उनका लाइकली क्या स्टेप रहेगा आगे। सो ही ऑल्सो आइडेंटिफाइज जो वोटिलिटी है मार्केट की काफ़ी ज़्यादा हाई है, सो हैंस ही बिलीव दैट द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग जो होगा काफ़ी ज़्यादा हाई प्रीमियम पे होगा। सो ही नोज़ अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने बैक टेस्टिंग कर रखी है कि वोटिलिटी जो है वो लाइकली टू ड्रॉप हो जाएगी जस्ट आफ्टर आरबीआई की अनाउंसमेंट होते ही वोटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। टू पुट हिज थॉट इनटू एक्शन वो सेल कर देते हैं अपने 5 लॉट निफ्टी कॉल के और एक्सपेक्ट करते हैं कि स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन जस्ट अराउंड द अनाउंसमेंट ऑफ द टाइम। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी उसी टाइम पे उस लॉट को सेल कर देंगे। नाउ गिरीश का क्या ओपिनियन है, हु इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टर। ही बिलीव्स कि जो पोर्टफोलियो है उनके पास 12 स्टॉक्स का, वो उसको होल्ड करके रखेंगे ओवर, मतलब इनफैक्ट अभी तो उनको होल्ड करना ही है, बाकी उन्होंने 12 स्टॉक्स उनके स्टॉक मतलब अपने पोर्टफोलियो में हैं, वो उसे 2 साल से पहले होल्ड कर रहे हैं, आगे भी वो होल्ड करना चाहते हैं। दो ही इज़ एन ऑब्जर्वर ऑफ द इकॉनमी, बट उनका ऐसा कोई व्यू नहीं है कि आरबीआई की क्या करेगी, व्हाट आरबीआई इज़ लाइकली टू डू।
ही इज़ ऑल्सो नॉट वरिड कि पॉलिसी का आउटकम क्या होगा. एनीवेज उनका यही प्लान है कि वो होल्ड करके रखेंगे शेयर्स को फॉर लॉन्ग टाइम. हेंस विद दिस पर्सपेक्टिव वो फील करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इज़ अनदर शॉर्ट टर्म पासिंग टाइड जिसके अंदर इन द मार्केट एंड विल नॉट हैव अ मेजर इम्पैक्ट. उनके पोर्टफोलियो पे कोई खास इम्पैक्ट होने वाला इवन इफ़ अगर होता भी है ही हैज़, उनके पास दोनों चीज़ें हैं, टाइम भी है उनके पास और पेशेंस भी है, दोनों चीज़ें हैं. ठीक है, सो वो होल्ड करके रखेंगे. हाउएवर गिरीश प्लान, यहाँ पे गिरीश की बात चल रही है, उनका प्लान यही है कि अगर पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो अगर बहुत ज़्यादा चल रहा था मोर देन जो उनकी होल्डिंग है पोर्टफोलियो आरबीआई की, तो वो उस टाइम पे इफ़ द मार्केट ओवर रिएक्ट टू द आरबीआई न्यूज़ हिज पोर्टफोलियो जो है स्टॉक्स का फॉल भी करेगा स्टीपली आफ्टर द अनाउंसमेंट इज मेड. हाउएवर उनका क्या रहेगा, जब आरबीआई इज़ इवेंचुअली डिसाइड कि कौन मनी बनाएगा इज़ नॉट उनका कंसर्न नहीं है. दिस पॉइंट इज़ टू आइडेंटिफाई. हमें ये नहीं जानना कि सुनील ने पैसा बनाया, तरुण ने पैसा बनाया या गिरीश ने पैसा बनाया. हमारा ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है एक स्पेकुलेटर का, एक ट्रेडर का और एक इन्वेस्टर का. ठीक है, सो ऑल थ्री मेंस हैव अ डिफरेंट लॉजिक बेस्ड ऑन द मार्केट एक्शन. सो ऑल्सो नोट कि गिरीश डिसीजन जो है दैट इज़ नथिंग टू डू विद द मार्केट डिसीजन, मार्केट एक्शन के ऊपर उनका क्या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का क्या एक्शन होगा उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ही हैज़ टू होल्ड हिज स्टॉक्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. सुनील यहाँ पे सीम्स टू बी लाइकली सर्टेन ऑन आरबीआई जो है वो क्या कहेगी. उनका जो है एक्शन रहेगा कुछ ना कुछ ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. देयरफॉर उनका जो मार्केट एक्शन है दैट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स रेट कट. अगर रेट कट होगा तो वो एसबीआई के जो एसबीआई का जो कॉल है उसे वो एज आई सेड एसबीआई का कॉल ऑप्शन को जो है वो बाय कर लेंगे बिकॉज उनको लग रहा है अगर रेट कट हुआ तो एसबीआई का जो उन्होंने ऑप्शन बाय किया वो ऊपर जाएगा, देन ही विल गेन मनी. सो देयरफॉर ये जो मार्केट एक्शन है दैट इज़ towards the rate cut. In reality it is quite impossible कि to call a shot on what RBI का क्या रहेगा, what exactly RBI is going to decide. So these are complex matters और straightforward नहीं होते उनको analyze करना. Betting on blind faith without rational reasoning or backing one's decision, इसे हम speculation बोलते हैं. Hence यहाँ पे जो सुनील है सीम्स टू बी अ स्पेक्यूलेटर. वो यहाँ पे कौन है, स्पेक्यूलेटर हैं. ठीक है, तरुण जो है उन्होंने अराइव करा एट व्हाट नीड्स टू बी डन बेस्ड ऑन द प्लान. अगर आपको फेमिलियर हैं आप विद द ऑप्शन, ये काफ़ी ही इज़ वेरी सिंपली सेटिंग अप अ ट्रेड जहाँ पे तरुण विल टेक एन एडवांटेज ऑफ हाई ऑप्शन प्रीमियम. और इसके अंदर वो क्लियरली ही विल नॉट स्पेक्यूलेट अबाउट आरबीआई इज़ लाइकली टू डू कि आरबीआई क्या करेगा, एज इट डज़ नॉट मैटर टू हिम. उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं उससे. उनका सिंपल एक व्यू है विच इज़ वोटिलिटी के ऊपर. अगर वोटिलिटी हाई होगी तो प्रीमियम उनके लिए अट्रैक्टिव होंगे फॉर द ऑप्शन सेलर. सो ही इज़ एक्सपेक्टिंग द वोटिलिटी टू ड्रॉप जस्ट बिफोर द आरबीआई डिसीजन. सो इस केस में स्पेक्यूलेशन ऑन द फैक्ट दैट वोटिलिटी ड्रॉप करेगी इज़ नॉट रियली, बिकॉज इट सीम्स टू बी वो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि अगर बहुत ज़्यादा उनको दिखेगा कि वोटिलिटी है तो दैट इज़ नॉट रियली बिकॉज ही सीम्स टू हैव बैक टेस्टेड द स्ट्रैटजी. सिमिलर सिनेरियोज वो पास में देख चुके हैं. सो ट्रेडर जो है उसकी यही स्ट्रैटेजी रहती है, वो डिज़ाइन करते हैं अपने ट्रेड नॉट जस्ट और उसको स्पेक्यूलेट नहीं करते, वो अपने आउटकम्स बनाते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस बैक टेस्टिंग्स करते हैं. और गिरीश यहाँ पे जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही इज़ एन इन्वेस्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आरबीआई पॉलिसी के बाद क्या एक्शन होता है. ही वोंट बी स्टेड इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम, ही स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट नॉइज़. और अगर पोर्टफोलियो गिरता है बढ़ता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिंस ही इज़ गोइंग टू टेक हिज
स्टॉक्स मतलब वो उसको होल्ड करके ही रखेंगे. सो इवन इफ इट डज नॉट इम्पैक्ट, ही बिलीव्स दैट पोर्टफोलियो इज़ इवेंचुअली वो रिकवर कर ही लेगा. टाइम जो है उनके लिए एक लग्जरी है, मार्केट ऑफर है. सो जो गिरीश हैं इज़ कीन ऑन लेवरेजिंग हिज लग्जरी टू द मैक्सिमम. ठीक है. सो इन फैक्ट ही इज़ इवन प्रिपेयर टू बाय मोर. जैसे अगर सपोजली आरबीआई की ऐसी कोई पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो जाता है जिसमें स्टॉक प्राइसेस जो हैं, जो उनके पास स्टॉक होल्डिंग्स हैं, उसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो नीचे चल जाता है, तो उनका ये भी डिसीजन है कि वो बाय कर लेंगे क्योंकि उनको सस्ते मिल रहे हैं, वो और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेंगे. सो दिस आइडिया इज़ टू होल्ड ऑन द position for a long period of time and not to get slayed by the short term market movement. So तीनों जैसे कि हमने डिस्कस करा, 3 different mindsets which lead them to react differently to the same situation. इस चैप्टर के अंदर हम फोकस करेंगे टू अंडरस्टैंड कि क्यों गिरीश जो कि इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज़ नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट शॉर्ट टर्म मूवमेंट. इस मार्केट के अंदर वो बॉदर्ड क्यों नहीं है. बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है. द कंपाउंडिंग इफेक्ट. तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टू अप्रिशिएट वाई जो गिरीश है उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूर रहेंगे और इन एक्शंस वगैरह से, और वो इन्वेस्टेड ही रहेंगे, नॉट रियली वो जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे टू शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट को. वन मस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे जो है पैसा कंपाउंड होता है. कंपाउंडिंग जो है वो काफ़ी सिंपल टर्म है एंड इज़ द एबिलिटी फॉर मनी टू ग्रो व्हेन ईयर 1 इज़ री इन्वेस्टेड फॉर ईयर 2. फॉर एग्जांपल कंसिडर करो आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपीज़ जो कि एक्सपेक्ट करेगा टू ग्रो एट 20% ईयर ऑन ईयर. हर साल ईयर ऑन ईयर 20% से बढ़ेगा, विच इज़ कैगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 20% की है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो मनी इन्वेस्टेड था विच वॉज 100 रुपये वो 120 होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. सो लेट अस टेक ₹20 जो प्रॉफिट है और रिमेनिंग इन्वेस्टेड रखें अलॉन्ग विद द ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 और विड्रॉ कर लें प्रॉफिट विच इज़ 20. सो यू डिसाइड नॉट टू विड्रॉ 20, इंस्टेड आप डिसाइड करते हैं कि आप उसको री इन्वेस्ट कर लेंगे सेकेंड ईयर के अंदर. एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 120 जो है वो ग्रो कर जाता है 144 के अंदर, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 144 जो है वो 173 रुपीज़ ग्रो कर जाता है. सो ऑन एंड सो फॉर्थ. कंपेयर करो इस विड्रॉइंग ऑफ 20 रुपीज़ प्रॉफिट एवरी ईयर को अगर आप विड्रॉ करते हैं एंड हैव ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ 20 रुपीज़ एवरी ईयर, देन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपके पास सिर्फ 60 रुपये होते हैं. हाउएवर सिंस यू डिसाइडेड कि आप इसमें बने रहेंगे 3 साल तक, तो उस केस में आपका जो पैसा बना दैट वाज 173 विच इज़ अ गुड 13 रुपीज़ का, विच इज़ 21.7% का ओवर 60 के ऊपर. दैट इज़ द ग्रोथ विच इज़ जनरेटेड अगर आप ऑप्ट करते हो ऑफ टू डू नथिंग एंड स्टे इन्वेस्टेड. तो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इफेक्ट. लेट अस टेक दिस एनालिसिस और हम आगे बढ़ते हैं. सो इफ़ यू नोटिस, जैसे कि आपने देखा कि इफ़ यू नोटिस 6 ईयर्स के लिए अगर आप मनी ग्रो करेंगे फ्रॉम 100 to 300, नेक्स्ट 300 जो है वो इज जनरेटेड इन 4 ईयर के स्पैन में, एंड फ्रॉम 6th ईयर टू 10th ईयर और कंपाउंड होगा. दिस इज़ इन फैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट. लॉन्गर आप स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे, हार्डर द मनी वर्क्स फॉर यू. उतना ज़्यादा फास्टर और हार्डर आपका मनी अर्न करेगा. दिस इज़ एग्जैक्टली जो गिरीश थे उन्होंने डिसाइड किया कि इन्वेस्टेड रहेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे द लग्जरी ऑफ टाइम दैट द मार्केट ऑफर्स, और सारे इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने करे दैट वाज बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस जो कि रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टर को कि वो अगर इन्वेस्टेड रह रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए वो किसी जंक कंपनी को ना लें, इंस्टेड वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी परचेज करें विच हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर, जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. सो डज invest work? So let's see.
एक सोचो, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ सैपलिंग. अगर आप इफ़ यू गिव इट एट द राइट, अगर आप एक छोटी सी सैपलिंग होती है उसको आप राइट अमाउंट ऑफ पानी दो, मैन्योर दो, केयर दो, वाटर दो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देते हैं. लाइकवाइज इफ़ यू थिंक ऑफ गुड बिजनेसेस विद जिनकी हेल्दी सेल्स है, अच्छी सेल्स है, उसके काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं और काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके पास एथिकल मैनेजमेंट है, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो स्टॉक आगे अप्रिशिएट ना करे. इट विल ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट क्योंकि उसके फंडामेंटल्स, एथिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इस सिचुएशन के अंदर भी जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो डिले हो सकती है. जैसे कि हमने आयशा मोटर्स भी देखा था, आपको पता है कि काफ़ी टाइम तक आयशा मोटर्स का शेयर जब वो मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था, इट वाज नॉट ग्रोइंग. मतलब जब ग्रो करना स्टार्ट किया, इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लेवल्स. सो दैट इज़ देयर. सो एक इन्वेस्टमेंट गुड कंपनी के अंदर वो डिफाइन करी जाती है बाय इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट, जो कि जिसकी वजह से आपको यील्ड्स मिलते हैं, अपने रिटर्न्स मिलते हैं. हाउएवर वन हैज़ टू डेवलप एक एपेटाइट टू डाइजेस्ट शॉर्ट टर्म मार्केट वोटिलिटी से, जिसको फ़र्क ना पड़े, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट क्या होता है, व्हाट डज़ दैट मीन? सो जैसे कि हमने डिस्कस करा ब्रीफली अबाउट प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने देखा था, एक इन्वेस्टेबल ग्रेड कंपनी के अंदर कुछ डिस्टिंग्विशेबल करेक्टर्स होते हैं और ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लासिफाई कर जाते हैं दो हेड्स के अंदर. वन इज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. और जो प्रोसेस है ऑफ evaluating a fundamentally strong stock includes a study of both these aspects. In fact, I think जो qualitative aspect है, which is this, वो काफ़ी is little more important than the quantitative. से ज़्यादा qualitative ज़्यादा matter करती है for पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस. सो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इसके अंदर हम समझते हैं नॉन न्यूमेरिक एस्पेक्ट्स बिजनेस के, जैसे कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट्स बैकग्राउंड, ठीक है, बिजनेस के एथिक्स क्या हैं. सो दिस ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. मैनेजमेंट बैकग्राउंड माने हु आर देयर, उनका बैकग्राउंड क्या, एक्सपीरियंस क्या, एजुकेशन क्या है, उनके पास क्या मेरिट है टू रन दिस बिजनेस, क्या उनका कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है अगेंस्ट द प्रमोटर एक्सेट्रा. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. मैनेजमेंट का बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है. बिजनेस एथिक्स कि क्या मैनेजमेंट इन्वॉल्व तो नहीं है किसी स्कैम्स, ब्राइबरी या अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर. नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी होनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो ऑल दीज आर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग कि कितना, हाउ डज़ द मैनेजमेंट ट्रीट माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को, कैसे ट्रीट करती है. डू दे कंसिडर देयर इंटरेस्ट वाइल टेकिंग कॉर्पोरेट एक्शंस, क्या वो उनके जो माइनॉरिटी के शेयर होल्डर्स को ट्रीट करती है उनका इंटरेस्ट देखती है. ऐसे ही शेयर ट्रांजैक्शन इज़ द बेसिकली management buying selling share of the company through Cradlestein promoter group. So that is there. So next is related party transaction. तो पहले हमने बात करी share transaction की, ठीक है. So these are share transaction. Next is related party transaction, related party transfer. So कंपनी जो है, जो उसका फाइनेंशियल फ्लेवर है, वो एंटिटीज़ जैसे कि प्रमोटर, रिलेटिव, फ्रेंड एक्सेट्रा एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स तो नहीं हो रहा. सो दैट इज़ देयर. सैलरी पेड टू प्रमोटर, इज़ मैनेजमेंट पेइंग देम अ हेफ्टी सैलरी, यूजली अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, क्या उसका वो है स्ट्रक्चर. और
ऑपरेटर्स की एक्टिविटी क्या है स्टॉक के अंदर, डज द स्टॉक प्राइस डिस्प्ले अनयूजुअल प्राइस बिहेवियर तो नहीं होता, स्पेशली व्हेन प्रमोटर इज ट्रांजैक्टिंग इन द शेयर, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, वो चीज़ हमें देखनी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर, कौन जो है सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है फर्म के अंदर, हु आर द पीपल हु हैव 1% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या कंपनी जो है या कंपनी के प्रमोटर वो क्लोजली रिलेटेड है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। डज द बिजनेस रिक्वायर कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल सपोर्ट, क्या उसको चाहिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट। ऐसे प्रमोटर का लाइफस्टाइल, क्या प्रमोटर बहुत ज़्यादा फ्लैबुएंट तो नहीं है, लाउड तो नहीं है अबाउट हिज लाइफस्टाइल, डू दे लाइक टू डिस्प्ले देयर वेल्थ, ऐसा कुछ तो नहीं है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट्स अ रेड फ्लैग व्हेन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स मेंशन्ड अबव डू नॉट फॉल इन द राइट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी जो है वो अगर हम समझें दैट इज़ टू मैनी रिलेटेड विद पार्टी ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट सेंड फेवरेटिज्म और मैल प्रैक्टिसेस, तो इस केस में इट इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। इवन इफ द कंपनी हैज़ ग्रेट प्रॉफिट मार्जिन, तब भी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज it's considered as a malpractice. So it would only be a matter of time before the market discovers sorry now let's talk about the qualitative aspects, जिसके अंदर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, मार्जिन, अर्निंग, मैटर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एफिकेसी, प्राइसिंग पावर क्या है, मैटर रिलेटेड विद टैक्सेस, डिविडेंड पे आउट, कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़, डेट बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एसेट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, एंड द फाइनल वन इज़ फाइनेंशियल रेशोज। सो जो लिस्ट ऑफ वर्चुअली एंडलेस हैं, मतलब दीज आर द 14 थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं। जैसे रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स देखते हैं, एवरेज सेल पर स्टोर देखते हैं, टोटल सेल पर स्क्वायर फुट देखते हैं, मर्केंडाइज मार्जिन देखते हैं, ओन स्टोर टू फ्रेंचाइज रेशो देखते हैं। ऑयल और गैस इंडस्ट्री के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस का रेवेन्यू रेशो देखते हैं, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट देखते हैं, ओपनिंग ऑयल बैलेंस देखते हैं, डेवलप्ड रिजर्व्स, टोटल प्रोडक्शन ग्रोथ। सो ऑल दीज आर देयर ओवर। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि पब्लिश कर जाती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। सो दैट विल बी सीइंग एंड वील ऑल्सो नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एंड फ्रॉम विच ऑल सोर्सेज हम नंबर क्रंचिंग देखेंगे कि कैसे एनालाइज करना होता है क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स को। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।